पार्ट 2 का कोई भी प्रोविजन यानी आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11 को छोड़ के लागू वर्तमान में नहीं है। सारे के सारे प्रावधान या नागरिकता का रेगुलेशन इसी एक्ट से होता है। हालांकि इस एक्ट में कई बार संशोधन हुआ, जैसे कि 1986 में, 2003 में, सॉरी इससे पहले 1992 में भी हुआ था, 2005 में, 2019 में, जिसके कारण अभी बवाल मचा हुआ था, CAB जिसको कहते हैं, CAA जिसको कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये संशोधन हुआ। इसमें नागरिकता देने और नागरिकता के जाने यानी छीन लिए जाने दोनों ही के बारे में प्रावधान किया है। नागरिकता देने के 5 आधार बताए गए हैं और नागरिकता त्याग के 3 आधार बताए गए हैं। उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है इसके तहत जन्म के आधार पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक ऑलरेडी बन जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, केवल भारत में उसका अगर जन्म हो गया तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये इतना वाहियात प्रावधान था कि भारत के अगल बगल देशों से आने वाले घुसपैठियों के बच्चों को भी नागरिकता मिल गई थी, इसलिए इसको संशोधन करना जरूरी था। तो दूसरा इसमें संशोधन किया गया जब 1986 में, तो एक प्रावधान बनाया गया कि बच्चे का जन्म भारत में हो, साथ साथ उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो 2003 में एक और संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि जन्म के साथ साथ बच्चे के दोनों पेरेंट यानी माता और पिता भारतीय हों या दोनों में से कोई एक पेरेंट भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो, यानी इलीगल या अवैध घुसपैठिया जिसको कहते हैं, अवैध प्रवासी, वो नहीं होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट को यहां 2003 में लाया गया। इलीगल इमिग्रेंट वो है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी एक्ट के 21B सेक्शन 21B में इसकी परिभाषा दी गई है कि इलीगल इमिग्रेंट वो है जिसके पास या तो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, और अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो जो टाइम उसको अलॉट किया गया था भारत में रहने के लिए उससे ज्यादा दिनों से भारत में रह रहा है, तो वो इलीगल इमिग्रेंट की श्रेणी में आएगा। तो जन्म के आधार पर इन 3 तरीके से नागरिकता मिलता है। यानी 1987 से पहले अगर जन्म हो गया तो वो नागरिक है, उसके बाद 2003 से पहले जन्म हुआ तो उसके माता पिता में से कोई एक नागरिक होने चाहिए, और 2003 के बाद जब जन्म हुआ है तो उसके या तो दोनों पेरेंट नागरिक, जन्म के साथ साथ दोनों पेरेंट नागरिक होने चाहिए, या तो एक पेरेंट नागरिक होना चाहिए और एक अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। तो एक तो यह प्रावधान है। दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता है। वंश के आधार पर नागरिकता, इसमें से वो व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्म लिया है, जो बच्चा, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी उसके बारे में जान लीजिए। अगर उस व्यक्ति का जन्म 1992 से पहले हो चुका है तो उस व्यक्ति के पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहां जो जेंडर न्यूट्रलिटी है उसकी बात के अगेंस्ट था, यानी फीमेल और मेल दोनों में भेद किया गया था। इसलिए 1992 में एक संशोधन किया गया, और 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि या तो फादर या तो मदर दोनों में से कोई भी एक नागरिक है अगर भारत का, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। 2003 में, यानी 2003 के बाद जिस बच्चे की नागरिकता लेनी है जो बाहर जन्म लिया है, उसके लिए नियम है कि बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर उस देश में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, उस कॉन्सुलेट में उस बच्चे को एज अ इंडियन सिटीजन नागरिक, एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस अंडरटेकिंग के साथ, यानी इस घोषणा के साथ कि उस बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। तो इन आधारों पर वंश के आधार पर नागरिकता मिलता है। 1992 से पहले जो जन्म लिया बाहर में विदेशों में, उसके पिता अगर भारतीय नागरिक है तो वो नागरिक बन जाएगा। 1992 के बाद जन्म लिया है तो माता पिता में से कोई एक है तो नागरिक बन जाएगा, और अगर 2003 के बाद जन्म लिया है तो उसको इस प्रावधान से कि 1 वर्ष के भीतर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए इस अंडरटेकिंग के साथ कि उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है।
तीसरा जो प्रक्रिया है वो है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन भरिए और आप नागरिक बन जाइए। लेकिन ऐसे ही जो कोई भी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी एप्लीकेशन नहीं भर सकता, उसके लिए शर्तें दी गई है। पहला कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। इस डेट को ध्यान में रखिएगा, 7 वर्ष। उसकी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो अविभाजित भारत या ब्रिटिश इंडिया का सदस्य था, अविभाजित भारत के बाहर कहीं जन्म लिया है और भारत में रह रहा है, तो उसको आवेदन दे सकता है। तीसरा, यदि किसी इंडियन के साथ कोई शादी कर ले, विदेशी शादी कर ले और 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, इसका मतलब है कि वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकता है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो, अगर उसके फादर और मदर इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकता है। पांचवा, कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर, ओसीआई बोले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत की समुद्र पार नागरिकता, जिसका कि ओसीआई कार्ड लेने का कम से कम 5 वर्ष हो चुका है और सामान्यतः 12 महीने से भारत में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो इस आधार पर, ये 5 आधार पर जो है तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी गई है कि या तो उसका जन्म भारत में होना चाहिए, या जो अविभाजित भारत है उसके बाहर किसी देश में वो रहना चाहिए, और किसी भारतीय नागरिक से शादी कर ले, या किसी उसके माता पिता में से कोई, या माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो, या ओसीआई कार्ड होल्डर अगर 5 साल से है और 12 महीने से भारत में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब चौथा है नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्वाभाविक रूप से नागरिक बन सकते हैं, उसके लिए जो पहली शर्त दी गई है, लेकिन ऐसे कोई भी स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक नहीं बन सकता, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त है कि वो व्यक्ति किसी ऐसे देश में नहीं रहता हो जहां भारत के नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाती है। यानी XYZ कोई मान लीजिए एक देश है जहां भारत के नागरिक को नागरिकता लेने की मनाही है, तो इस XYZ से संबंधित कोई व्यक्ति अगर भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई करता है बाय नेशनलाइजेशन, तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यह पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि यदि वह व्यक्ति इस बात का इंटेंशन रखता है कि वो भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात जिस देश का वो नागरिक है उस देश की नागरिकता छोड़ देगा और अधिवास करेगा भारत में। अधिवास का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म या परमानेंटली सेटलमेंट इंडिया में हो जाएगा, परमानेंटली सेटल यही रहेगा, तो उसको अधिवास की इच्छा कहते हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा में है, यानी भारत सरकार के तहत कोई पद धारण कर रहा है और भारत में मिनिमम 12 महीने से रह रहा है, तो वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता लेने के योग्य है, बशर्ते कि इस 12 महीने से पहले वो कम से कम 14 साल से भारत में रह रहा हो। और यदि 14 साल से नहीं भी रह रहा है तो भी अगर वो कुछ दिन भारत में रहा है और कुछ दिनों से भारत सरकार की सेवा कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा में है, जिसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 11 वर्ष से कम नहीं है तो वो इस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, इसको ठीक से समझिए। यानी कि 12 महीने से समान रूप से रह रहा है, लेकिन उससे पहले 14 साल उसको भारत में रहना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 14 साल से भी नहीं रह रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि पार्टली
डिसाइड इन इंडिया हो और पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा कर रहा हो। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 11 साल से भारत में रह रहा है, जिसमें से कोई व्यक्ति मान लीजिए 6 साल इंडिया में रहा और उसके बाद उसकी जॉब लग गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और वो 5 वर्षों से जॉब कर रहा है, तो कुल कितने दिन हो गए? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष अगर ऐसे करते हुए उसको हो जा रहे हैं तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये डिसाइड ये शर्त है। और चौथा जो शर्त है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर। और 5वां 8th शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं हैं 22 लैंग्वेज, उसमें से किसी एक का अच्छा जानकार, किसी एक या सभी का या किन्हीं का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो इन सभी शर्तों के आधार पर नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इतने पर भी एक और शर्त समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकृतिकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा उसे नागरिकता दे सकती है, यदि वो व्यक्ति आर्ट, साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन राइट, इसमें से किसी एक का मार्मज्ञ हो या किसी एक या किसी ज्यादा का मार्मज्ञ हो, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशेषताएं रखता हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकृतिकरण की जो अन्य शर्तें हैं उनमें से किसी एक या सभी को वेव आउट कर सकती है। मतलब एक तरफ रख सकती है, उसको बिना उन शर्तों को पूरा किए हुए भी नागरिकता दे सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। 5वां है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि यानी किसी क्षेत्र को मर्ज कर लिया गया भारत में तो उसके आधार पर नागरिकता दी जाए। मान लीजिए भारत में किसी क्षेत्र को, जैसे कि भारत ने किया है बार बार, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, सिक्किम, ये सभी ऐसे हैं जो संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में मर्ज किए गए हैं। तो यहां के लोगों को नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर ही मिला है। तो इनमें से सभी में यदि कोई क्षेत्र मर्ज किया जाता है भारत में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि उस क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे कि 1962 में जब पांडिचेरी का अधिग्रहण किया गया तो पांडिचेरी आदेश एक निकाला गया था जिसके तहत यह कहा गया था कि पांडिचेरी के कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो ये क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा यानी 5 जो नागरिकता प्राप्ति के बताए गए हैं उपाय, उसमें से अंतिम है क्षेत्र समावेशीकरण या क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। अब इसमें नागरिकता की प्राप्ति के साथ साथ नागरिकता छोड़ने या नागरिकता के त्याग के संदर्भ में भी बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसमें पहला है स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह कह दे कि वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसके लिए आवेदन भारत सरकार को दे, इस अंडरटेकिंग के साथ कि अब वो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता, तो उसकी भारतीय नागरिकता खारिज हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि जब भारत वार में फंसा हो या युद्ध में फंसा हो तो आवश्यक नहीं है कि उसके आवेदन पर कार्रवाई करेगा। सरकार उसके आवेदन को कचरे के ढेर में डाल सकती है, नहीं भी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, वंचित किए जाने पर या वंचित किए जाने से पहले बर्खास्तगी को समझ लीजिए। बर्खास्तगी यानी सस्पेंशन। मैंने पार्ट 2 जब बताया था उसमें बताया था कि आर्टिकल 9 में एक प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो इंडियन सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। बस यही बात यहां कही गई है कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक बन जा रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा,
और सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा में भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है या वंचित कर सकती है। कैसे? 3 आधारों पर वंचन होगा, उसको समझिए। पहला आधार बताया गया है इसमें, फर्जी तरीके से यदि कोई व्यक्ति नागरिकता अर्जित कर लेता है, यानी मान लीजिए जाली दस्तावेज बना करके या अधिकारी को घूस वूस खिला करके अगर नागरिकता अर्जित कर लेता है तो फर्जी तरीके से नागरिकता अर्जित किया हुआ कहा जाएगा और भारत सरकार ऐसे से लोगों से नागरिकता छीन सकती है। दूसरा, यदि युद्ध के समय किसी व्यक्ति ने या किसी नागरिक ने शत्रु राष्ट्र के साथ इलीगल रिलेशन रखा हो या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो शत्रु को, तो उसके से नागरिकता छीन ली जा सकती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करता है, और चौथा, यदि कोई नागरिक जो रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अगर उसे किसी देश में 2 वर्ष या उससे ज्यादा कैद की सजा हो जाती है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। और 5वां और सबसे लास्ट, यदि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा है। तो ये 5 आधार है जिसके आधार पर वंचित किया जा सकता है या नागरिकता छीनी जा सकती है किसी भी व्यक्ति की। तो भारतीय नागरिकता के संदर्भ में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर वर्तमान में भारतीय नागरिकता दी जाती है। हालांकि इसमें कई संशोधन हुए हैं और लास्ट संशोधन 2003 में हुआ, यही लैंड ऑफ लॉ है और इसी के आधार पर अभी भारतीय नागरिकता मिल रही है, इसी के आधार पर रेगुलेशन हो रहा है। लेकिन मूल जो है ये यही है। और साथ ही 2019 में एक संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिसे हम CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते हैं, जिसके कारण भारत में बवाल मचा था। वो 2019 में संशोधन करके लाया गया था। तो आप अब समझ गए होंगे कि भारतीय नागरिकता के संदर्भ में क्या प्रावधान है। पार्ट 2 के वर्तमान में कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आर्टिकल 11 को छोड़कर सारे प्रावधान यहां से लिए गए हैं और हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की नागरिकता इसी एक्ट के तहत आई है। ठीक है, अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो पीछे जाकर के वीडियो को देखिए फिर से। अगर कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। रिलेवेंट प्रश्न हुआ तो हम जरूर आंसर